नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन गुप्ता आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ स्टूडेंट ने पिछले दो वीडियो के अंदर कुछ सजेशंस दिए कमेंट के अंदर। आप लोग भी, कोई भी स्टूडेंट को सजेशन देना चाहे वो दे सकता है। आपके कमेंट जरूर पढ़े जाएंगे और उस पर काम भी किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ सुझाव ये थे कि सर आप है ना, ये एसटी के सोल्यूशन के बजाय रेंडमली 20 क्वेश्चन लेकर के आओ और कराओ। तो आप इन 25 क्वेश्चन को आप एसटी का ना मान के करें। आप मेरी बात को समझिएगा। ये जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन वो बेहतरीन क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आपको इसको जिस तरीके से देखना है एसटी के सॉल्यूशन की तरह, तो आप एसटी के सॉल्यूशन की तरह देखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसे मॉक टेस्ट की तरह देखना चाहते हैं, आप वैसे देखें। तो जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, ये मदर्स एजुकेशन हब में हर संडे को जो ऑफलाइन टेस्ट होता है उसका सॉल्यूशन है। और इसमें हम 25 क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और इन 25 क्वेश्चन में आप मोटा मोटी लगभग सारे टॉपिक को कहीं ना कहीं टच कर पाएंगे। तो ये सॉल्यूशंस, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए जो एग्जाम देना चाहते हैं, देने के लिए तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं, सबके लिए हेल्पफुल है। तो बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है। अच्छा, ये जो सॉल्यूशन हो रहा है ये सॉल्यूशन है आपका 15 अक्टूबर 2023 को होने वाले टेस्ट का। 15 अक्टूबर 2023 को जो हुआ है टेस्ट, उसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, वी बोर्ड मास के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। जिनको नहीं पता, वी बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं विनक्यूलम को, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस सीक्वेंस के अंदर हमें आगे बढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 4 करेंगे -1, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। इस ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास 6 आ चुकी है। इस ब्रैकेट की वैल्यू, पूरे की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो जहां पर प्लस और माइनस का साइन आता है उसके बीच की कैलकुलेशन को आप अलग अलग से कर सकते हैं। मतलब पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो 5, ये माइनस को और इस प्लस के बीच की जो कैलकुलेशन है वो है 2 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो दोस्तों पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिवाइड होगा, तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2, और 1/2 को 6 से गुना करेंगे 3 हमारे पास। अब इधर प्लस के इधर की तरफ देखेंगे तो यहां मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड और ऑफ है। इनमें पहले ऑफ को हल किया जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 4 दूनी 8। अब इसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो 4 में 8 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/2 मतलब 2.5 हमारे पास आने। ये हमारे पास ऊपर का सॉल्यूशन आ चुका है। अब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहां पर अगर आप देखेंगे 4 प्लस यहां पर लगा हुआ है और माइनस यहां पर है, तो आपको यहां से लेकर के यहां तक की कैलकुलेशन को इकट्ठा करना है। प्लस और माइनस जहां पर आ जाए उसके बीच की कैलकुलेशन को आप एक साथ कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे डिवाइड, ऑफ, मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड, इतनी सारी चीजें हैं। पहले सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम ब्रैकेट को। तो 8 में से 5 जाएगा, 3 हमारे पास, इस ब्रैकेट के वैल्यू हमारे पास 3 आएगी। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ को। तो दोस्तों मैं यहां पर सॉल्व करना शुरू कर रहा हूं, तो आप देखेंगे इसकी वैल्यू को, चलो मैं साइड में कर लेता हूं अलग से। 4 डिवाइडेड बाई 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 गुना करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 3 गुना 2 भाग 3। अब आप देखेंगे यहां पर 2 बार डिवाइड का निशान है, तो डिवाइड का मतलब होता है नीचे की तरफ जाकर के वो हमें सॉल्व करना होता है। तो 4/16 गुना 3 गुना 2, और ये 3 भी कहां चला जाएगा, नीचे। तो दोस्तों 3 से 3 कट गया, 4 दूनी 8 से 16 कटेगा 2 बार, तो ये 1/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है। 1/2 मतलब 0.5। फिर माइनस का निशान है। अब इनको सॉल्व करना है। इसमें आप देखेंगे ऑफ और डिवाइड में पहले ऑफ सॉल्व होगा, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 8 दूनी 16, और 8 में 16 का भाग देंगे तो 8/16 मतलब 0.5। तो 0.5 से 0.5 हमारे पास कट जाएगा, ये वैल्यू कट जाएगी। तो ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 4.5, 5 में से 3 गया 2, 2 और 2.5 करेंगे 4.5, और नीचे की तरफ हमारे पास आ गया 4। अगर मैं ये पॉइंट हटाता हूं तो 0,
तो 5 से कटेगा 9/8। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है 9/8 वो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। तो वी बोर्ड मास के ऊपर क्वेश्चन रियल एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। लगभग हर शिफ्ट में एक सवाल सिंप्लीफिकेशन के वी बोर्ड मास वाले पार्ट पे जरूर आता है। इसीलिए आप देखेंगे टेस्ट में भी हम लोग एक क्वेश्चन जरूर डालते हैं इसके ऊपर। बिना किसी डिले के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक शॉपकीपर किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 28% डिस्काउंट देता है, फिर भी 20% का प्रॉफिट होता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ हो तो वस्तु की सीपी बताओ। दोस्तों आप बताओ, सीपी पूछ रहा है और प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट होता ही सीपी पर है। जो भी सीपी है उस सीपी पर हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, 20%, मतलब 1/5 इतना प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट हमें किसके बराबर दे रखा है, 30.8। तो दोस्तों यहां से सीपी की वैल्यू निकालनी है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 150 और 4 154, 154 हमारे क्वेश्चन का आंसर। 30 इंटू 5 करेंगे 150, 0.8 इंटू 5 करेंगे 4, 154। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 16 आवर्स में भर सकते हैं, जबकि सी अकेला इसे 24 आवर्स में खाली कर सकता है। देखो ए और बी ये दोनों मिलकर के 16 आवर्स में भर रहे हैं, जबकि सी इसे 24 आवर्स में खाली कर सकता है। अब हमारा पहला स्टेप जो होता है दोस्तों वो होता है एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम हमारे पास आएगा, देखो ये 8 से 2 बार कट रहा है, ये 3 बार कट रहा है, तो 6 गुना 8 करेंगे 48 हमारे पास एलसीएम। सेकंड स्टेप होता है डिवाइड करना, डिवाइड करेंगे 3, डिवाइड करेंगे 2, तो टोटल काम आ गया 1। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बोला ए और बी को 10 घंटे के लिए एक साथ खोला गया, फिर दोनों को बंद कर दिया। आप बताओ ए और बी 10 घंटे में, 1 घंटे में अगर 3 लीटर तो 10 घंटे में कितना पानी भर देंगे, 30 लीटर। अब इनको बंद कर दिया, फिर पाइप सी को खोला गया तो सी टैंक को कितनी देर में खाली करेगा। तो दोस्तों इस वक्त टैंक में 30 लीटर पानी है और ये 30 लीटर पानी किसको खाली करना है, सी को। तो आप बताओ सी अगर 1 घंटे में 2 लीटर खाली करता है तो 30 लीटर खाली करने में उसे कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 15 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस एसटी के सॉल्यूशन में आप लोग किसी टॉपिक की तरह उम्मीद मत करना कि हम डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे, लेकिन हाँ आपको बिल्कुल बेसिक से सारी बातें समझाऊं। अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत जल्दी किया जा सकता है, लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा इतना भी इलोबरेट आप लोगों को करना चाहता हूं ताकि किसी का ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा हुआ है तो उसको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आने लगे। दो संख्याओं का सम 1215 है और उनका HCF 81 है। यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के इनवर्स का सम क्या होगा। दोस्तों दो संख्याओं का HCF अगर हमें 81 दिया गया है, इसका मतलब दोनों संख्या 81 की मल्टीपल है। पहली संख्या भी 81 की मल्टीपल होगी तो मैंने उसे 81x मान लिया, दूसरी संख्या को 81y मान लिया, और इन दोनों का योगफल हमें दे रखा है 1215। आप यहां से देखेंगे 81 हमारे पास कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई और इसकी वैल्यू है 1200। यहां से अगर हम इसे काटें तो आप देखेंगे 9 से कटेगा 9 बार, 9 से कटेगा 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 30 27, 4 बचेगा, 9 पंजू 45, 9 से फिर इसे काटेंगे 15 बार, तो हमारे पास x प्लस वाई का मान 15 आ गया है। अब x प्लस वाई का मान 15 आ गया है तो ऐसे तो बहुत सारे मान संभव है। हम x प्लस वाई के मान, इसको 1 प्लस 14 ले सकते हैं तब भी 15 होगा, 2 प्लस 13 भी ले सकते हैं, 3 प्लस 12 भी ले सकते हैं, 4 प्लस 11 भी ले सकते हैं, 5 प्लस 10 ले सकते हैं, 6 प्लस 9, 7 प्लस 8, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हम लोग ले सकते हैं कि इनका सम 15 होना चाहिए। अब 8 प्लस 7 मत करना, दोनों बातें एक ही है, लेकिन हम इतनी सारी वैल्यू अगर लेंगे तो इन्होंने बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो वो संख्याएं तो फिर हमारे पास अलग अलग आएंगी, तो हम एक ही संख्या निकाल पाए, इसलिए उसने एक शर्त दे दी है कि ये संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं। अब सोचो अगर आप x का मान 1 लेते हैं तो 81 गुना 1 करेंगे तो 81 आएगा, जो 500 और 700 के बीच में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत वैल्यू है।
इसी तरीके से अगर हम लोग बढ़ते जाएं तो इसका डबल करने पर 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना करके देखते हैं। 6 गुना करेंगे तब भी 480 नहीं हो पा रहा। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं x का मान 6 भी रखता हूं तो भी ये 500 से ऊपर नहीं जा रहा है। 7 रखने पर देखेंगे आप वैल्यू पक्का जाएगी, 7 8 56 चला गया। इसका मतलब यहाँ x और y की वैल्यू और कुछ नहीं बल्कि 7 और 8 है। इसका मतलब पहली संख्या जो है वो 81 गुना 7 है और दूसरी संख्या जो है वो 81 गुना 8। हमने संख्याओं को 81x और 81y माना था, तो x और y की वैल्यू हमारे पास 7 और 8 आ चुकी है। इन्होंने पूछा है इनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब संख्या नहीं चाहिए, इनका व्युत्क्रम करो, इनवर्स करो और इनका सम हमसे। दोस्तों आप देखेंगे इसका एलसीएम जो होगा वो 81 गुना 7 गुना 8 हो जाएगा। तो यहां पर तो आएगा 8 और यहां पर आएगा 7, 8 और 7 15 आ जाएगा। 3 से कटेगा 5 बार, 3 से कटेगा 27 बार। अब आप देखें कौन से ऑप्शन में ऊपर 5 दिया है, सब में दिया है, लेकिन नीचे की तरफ वैल्यू चेक करते हैं तो 7 से अगर हम गुना करते हैं, यह हो गया 216 और 216 को हमें 7 से गुना करना है, तो 7 दूनी 1400 और 16 गुना 7 करेंगे 112, 1512। 1512 हमारे पास है क्या, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का आंसर हो गया 1512। 5/1512 ऑप्शन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि ऊपर की तरफ 5 सभी ऑप्शन में दे दिया, कई बार क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसे दे देता है कि हमसे कैलकुलेशन करवा के मानता है। अच्छा यूनिट डिजिट भी अगर हम लोग देते तो यूनिट डिजिट में भी 2 ऑप्शन आ रहे थे, 2 वाले, हालांकि आप कर सकते थे। देखो 7 6 42 इकाई का अंक 2 आएगा, 2 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, इसमें नहीं है, गलत हो गया। लेकिन 7 दूनी 1400, 1400 से बड़ा आंसर आएगा, ये तो बहुत छोटा है, ये भी गलत हो गया, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन के। लेकिन ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं थी। 27 गुना 8 करेंगे 216 आ गया, और 216 को 7 से गुना करना था, 1401 और 112 एक 1512 हमारे पास आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन के दोनों पहलू समझ पा रहे हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमसे पूछा जा रहा है भैया एक्स वाई, ये तो मेरे ख्याल में जिन्होंने भी अलजेब्रा पढ़ी है उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पढ़े होंगे। एग्जामिनर का ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। आप बताओ ये किसका क्यूब है, एक्स का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, 3y का क्यूब है। और ये किसका क्यूब है, 4z का क्यूब है। और इधर अगर आप देखेंगे तो 36xyz और कुछ नहीं बल्कि 3 गुना x गुना 3y गुना 4z। आप इनको गुना करेंगे यही आएगा। तो पैटर्न को समझिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ऐसा कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। इसका मतलब x प्लस 3y प्लस 4z बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सेंटर ओ वाले सर्कल के अंदर एबीडीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी डी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर का मतलब है वो सर्कल की सेंटर से गुजर रहा होगा, तभी वो व्यास है। एसी और बीडी को बढ़ाया गया, एसी को हमने आगे बढ़ाया और बीडी को भी हमने आगे बढ़ाया, तो ई पर मिलता है, ये पॉइंट ई दे रखा है। एंगल सीईडी 70 डिग्री है। सीईडी ये वाला जो एंगल है वो हमें क्वेश्चन में दिया गया है 70। सीओडी कितना होगा, सीओडी लाना पड़ेगा। ये वाला एंगल हमसे कि ये वाला एंगल कितना। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको इससे मिला दूं, सिर्फ एक काम किया मैंने। अब आप मुझे बताओ, ये सर्कल का डायमीटर है, व्यास है, और व्यास को परिधि पर कहीं पर भी अगर हम मिलाते हैं तो ये एंगल देखो, ये सर्कल का डायमीटर है, व्यास से मैंने इधर और इधर मिलाया तो हमेशा ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये भी 90। अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर एक एंगल 90 और एक 70 है तो क्या ये वाला एंगल 20 डिग्री का बचेगा क्या?
और अब आंसर आ चुका है। आप देखेंगे इस वाली आर्क से, ये वाली जो चाप है, चाप से सर्कल की परिधि पर, देखो ये मैंने मिलाया है यहां पर, परिधि पर सरकमफेरेंस पर कितना एंगल बन रहा है, 20 डिग्री का। तो सेम आर्क से सेंटर को अगर मैं मिलाऊंगा तो एंगल डबल बनेगा, 20 की जगह 40 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक पुरुष और एक महिला एक काम करते हुए 66 डेज में एक काम को कर सकते हैं। उनकी एफिशिएंसी का रेशो 3:2 है। 3:2 का मतलब कि एक आदमी एक दिन में 3 काम कर रहा है, एक महिला एक दिन में, ये आदमी का काम है, ये महिला, और इन्होंने कहा दोनों ने मिलके 66 दिन में काम कर दिया। आप बताओ दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, और 66 डेज तक उन्होंने काम किया, तो क्या ये हमारा टोटल वर्क हो गया क्या? एक दिन में 5 काम, 66 दिन में टोटल काम हमारे पास ये। अब वो पूछ रहा है 6 पुरुष और 2 महिलाएं एक साथ काम करते हुए काम को कितने दिन में करें। अब बताओ पुरुष हैं 6, एक पुरुष अगर 3 काम कर रहा है तो 6 पुरुष कितना काम करेंगे, 18, और एक महिला अगर 2 काम कर रही है तो 2 महिला कितना काम करेंगी, 4। इसका मतलब ये मिला के डेली का काम कितना करेंगे, 22, वो 22, 22 सही बोला। तो 22 काम ये एक दिन में कर रहे हैं और इतना काम करना है, तो 22 से इसे डिवाइड कर दो, तो 22 से कटेगा 3 बार, 5 3 15। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का आंसर। बढ़े आगे, बढ़ते। देखो किसी सवाल में किसी को अगर कोई तकलीफ आए तो वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। दोबारा बोलने की रिकॉर्डिंग में तो जरूरत नहीं होती है, कम से कम आप लोग समझ पा रहे होंगे। एक ट्रेन जयपुर से अमृतसर के लिए शाम 4 बजे 40 की स्पीड से चलती है और उसी समय से आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से जयपुर के लिए 30 की स्पीड से चलती है। देखो पहली ट्रेन चली है कितने बजे, 4 बजे, 4 PM। किस स्पीड से, 40 की स्पीड से। कहां से, जयपुर से। कहां के लिए, अमृतसर के लिए। इस तरफ जा रही है, इस तरफ। फिर बोल रहा है आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन अमृतसर से 30 की स्पीड से चली, आधे घंटे बाद मतलब 4:30 बजे। अब आप बताओ 4:30 बजे ये चल रही है किस स्पीड, जयपुर की। तो कह रहे बताइए वो किस समय मिलेंगे यदि जयपुर से अमृतसर के बीच की डिस्टेंस 230 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस हमें दे रखी है 230। मुझे एक बात बताओ, ये 4 बजे चली है या 4:30 बजे तक, तो आधे घंटे तो ये अकेली चलेगी। 4:30 बजे में अभी आधा घंटा है, तो आधे घंटे में ये 40 की स्पीड से कितने किलोमीटर चलेगी, 20। एक घंटे में 40, आधे घंटे में 20, तो 230 किलोमीटर में से 20 अगर चल चुकी तो अभी भी 210 किलोमीटर, 210 किलोमीटर बाकी है। 4:30 बज चुके हैं, ये ट्रेन इधर आ चुकी है, ये चल रही है, लेकिन जैसे ही 4:30 बजेंगे तो अब इसके भी चलने का टाइम हो गया। तो अब चलने वाली ट्रेन दो दो हो गई है, एक इधर से चल रही है, एक इधर से चल रही है। और जब दो ऑब्जेक्टिव मूव करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है। तो इसकी स्पीड 40 और इसकी स्पीड 30, इसका मतलब वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से डिस्टेंस को ट्रेवल करना शुरू करेंगे और चलना है 210 किलोमीटर। तो आप मुझे बताओ कितने घंटे, 3 घंटे। 3 घंटे उनको लगे, कितने बजे के बाद, 4:30 बजे के बाद 3 घंटे और लग गए। इसका मतलब 7:30 बजे उनकी मुलाकात हो जाएगी, 7:30। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 32x18 विमा वाले आयताकार सीट के चारों कोनों से 3 सेंटीमीटर वाला स्क्वायर काटा जाता है और बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का वॉल्यूम। देखो दोस्तों हमारे पास ये एक आयताकार शीट है। इस आयताकार शीट से क्या किया गया, वर्गाकार कोने काटे गए। यहां से एक कोना काटा गया, यहां से दूसरा कोना काटा गया, यहां से तीसरा कोना काटा गया। क्या हो रहा है, ऐसे काट देते हैं। ये जो शीट की विमा थी वो थी 32x18। अब हमने इससे जो स्क्वायर काटे हैं वो 3-3 सेंटीमीटर के काटे। तो आप बताओ जब हम इसका 3 सेंटीमीटर इधर से और 3 इधर से हटाएंगे तो ये जो लंबाई बचेगी यहां से यहां तक की, ये लंबाई 6 कम हो जाएगी। इसका मतलब 26 हो जाएगी। इसी तरीके से चौड़ाई भी 3 यहां से 3 यहां से 6 कम होगी, तो 18 में से 6 कम करेंगे 12 हो जाएगी। अब जब ये डब्बे हट गए तो इससे बॉक्स कैसे बनाया गया होगा, हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया होगा, फोल्ड कर दिया। तो फोल्ड करने पर ये तो 26 है, ये 12 है, और ये वाला जो हिस्सा है वो ऊंचा हो जाएगा। तो इसकी जो ऊंचाई होगी क्या वो इसी के बराबर होगी या 3 के बराबर,
मतलब जब हम ऐसा डब्बा बनाते हैं तो इसकी लंबाई डबल कम होती है, चौड़ाई भी डबल कम होती है, लेकिन ऊंचाई उतनी ही होती है जितनी भुजा का हमने स्क्वायर काटा है। तो जो ये डब्बा बनेगा उसकी लंबाई होगी 26, चौड़ाई होगी 12 और ऊंचाई होगी 3। हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पर इकाई का अंक 6 आ रहा है। 6 दो ऑप्शन में गुना कर देते हैं, क्या फर्क पड़ना है, गुना कर देते हैं। 26 थी 78, 78 को 12 से गुना करेंगे, 12 अट्ठे 96, 9 84 और 9 956, 12 अट्ठे 96, 9 84 और 9 93, 93 सॉरी 93, 93, 936 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ठीक है, तो जब भी हम आयताकार शीट से कोने काट करके डब्बा बनाते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। लंबाई को भी डबल कम करना है, चौड़ाई को भी डबल कम करना है और ऊंचाई को उतना ही रखना है जितने के हमने स्क्वायर काटा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, 2.4 मीटर का कितना परसेंट 32 सेंटीमीटर। देखो जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं तो यूनिट सेम होनी चाहिए, यहां सेंटीमीटर यहां भी सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 2.4 मीटर में 240 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वो हमसे कहना चाह रहा है कि 32 सेंटीमीटर 240 सेंटीमीटर का कितना परसेंटेज। तो 8 से कटेगा 4 बार, 8 से कटेगा 30 बार, 0 से इस 0 को काट दिया, 40/3, 13 से ही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि इसका मान किसके बराबर है। देखो अगर यहां ऑप्शन न्यूमेरिकल होते तो 100% में वैल्यू पुटिंग के थ्रू जाता। अच्छा वैल्यू पुटिंग भी करके देखते हैं। अगर मैं यहां एंगल ए का मान कुछ ऐसा रखें जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बना दे, मैं 0 डिग्री रखता हूं, चेक करते हैं क्या 0 डिग्री रख सकते हैं, चेक करते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 0 डिग्री रखने पर ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये साइन का मान 0 आ गया। अब ऐसा देखो एक ही ऑप्शन अगर हुआ, वैल्यू पुटिंग से कभी भी हमें सही आंसर पता नहीं लगता है, वैल्यू पुटिंग से हमें 3 गलत आंसर का पता लगता है। तो आपको चारों में वैल्यू रख के चेक करनी पड़ेगी 0 डिग्री रखने पर कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है। तो देखो 0 रखने पर ये सब तो हो गए 0, साइन वाला टर्म जो हो गया वो तो हो गया 0 0, और कोस वाला टर्म हो गया 1। तो अब बताओ 1 माइनस 1 0, 1 ये तो पूरा खत्म हो चुका है, ये 1 आएगा। यहां पर हमारे पास आ रहा है 1 + 1 2, और यहां पर हमारे पास आ रहा है 1। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। मैंने सिर्फ यहां पर क्या किया, एंगल ए को 0 डिग्री पुट किया। 0 डिग्री पुट करने से हमारा ये सवाल जो है वो 0 बन गया। अगर एक ही ऑप्शन, अगर दूसरा ऑप्शन भी 0 दे देता तो फिर मैं या तो दूसरी वैल्यू रख के चेक करता या फिर हम बेसिक से भी सवाल को कर सकते हैं। तो मैंने एक तरीका तो बता दिया आपको, ये मैं आपको इसका बेसिक बताऊं क्या। चलो अब बेसिक भी बताने की कोशिश करता हूं, कॉपी हो जाए, हो गया क्या। चलो तो एक तरीका तो मैंने ये बता दिया आपको, दूसरा तरीका देखो, ये बिल्कुल आसान तरीका है, एग्जाम में आप इसी तरीके से वैल्यू पुट करके करें सवाल को। दूसरा तरीका है कि मैं काम करता हूं, मैं इसका रैशनलाइजेशन कर देता हूं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 + sin माइनस कॉस से ऊपर भी और नीचे भी। तो आप बताओ अगर मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा करने पर क्या होगा। नीचे वाला मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। 1 देखो ये हो गया a + b और ये हो गया a - b। a + b को a - b, ऊपर वाले को नहीं कर रहा हूं मैं, नीचे वाले को सॉल्व कर रहा हूं। a + b को a - b से गुना करते हैं तो a² माइनस b² आएगा। इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 1 + sin² a + 2 sin a माइनस cos²। अच्छा एक बात बताओ, क्या 1 माइनस cos² है, ये 1 माइनस cos² है, ये sin² हो गया क्या। कलर चेंज कर, ये sin² है और ये भी sin² है, तो sin² 2 बार आएगा तो 2 sin² a + 2 sin a। अब आप मुझे बताओ क्या 2 sin a दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया 2 sin a, तो यहां क्या बचेगा sin a + 1। ये मैं सिर्फ नीचे वाले की वैल्यू सॉल्व करी है। अगर मैं नीचे वाले की देखो, ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है 2 sin a 1 + sin a, ये रहा।
तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो इससे कट जाएगा और हमारे पास केवल ये वैल्यू बचेगी 1 प्लस साइन माइनस कोस, ऑप्शन नंबर ए। मैंने सिर्फ नीचे वाले को सॉल्व किया था, नीचे वाले की वैल्यू ये है और ये और ऊपर वाला सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, ये कट जाएगा, केवल ये बचेगा। तो बेसिक तरीके से आप सवाल को इस तरीके से, चॉइस इज योर्स, वैल्यू पुटिंग बेहद आसान होता है, आप आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, a प्लस बी का मान हमसे पूछा गया है। देखो दोस्तों, ये एलजेब्रा का एक टाइप है जिसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि वर्ग की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है, किसी भी स्क्वायर की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब वो टर्म खुद जीरो। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर, इस 6a को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 6 प्लस बी स्क्वायर, इस 4b को मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का 4b, और ये जो माइनस का 13 है इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 13 बनेगा। उस 13 को मैंने ब्रेक कर दिया 9 प्लस 4 में। क्यों ब्रेक किया? क्योंकि ऐसा करने पर ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो बन चुका है a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और इधर की तरफ आप देखेंगे तो ये बन चुका है b माइनस का होल स्क्वायर बराबर। दोस्तों ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर्स का सम जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ऐसा तब होता है जब ये वाला टर्म भी जीरो हो, मतलब a माइनस भी जीरो हो, और जो ये वाला टर्म है b माइनस वो भी जीरो। तो यहां से a की वैल्यू हमारे पास और b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। इन्होंने पूछा है a प्लस बी, तो 3 और 2 कितना, 5 हमारे आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 6 अंकों वाली संख्या 88 से डिविजिबल है तो इसका 88 का मतलब हो गया 11 इंटू, इसका मतलब ये नंबर 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल। तो 8 का रूल होता है लास्ट के 3 डिजिट, और अगर तीसरा डिजिट इवन है तो आपको तीसरा डिजिट भी चेक नहीं करना है, केवल 2 डिजिट को चेक करना है। तो आप बताओ 3 के आगे हम क्या लिखें ताकि वो 8 से डिवाइड हो जाए? तो 8 चौका 32, इसका मतलब यहां से y की वैल्यू तो फिक्स हो गई है कि y की वैल्यू हमारे पास 2 है, y की वैल्यू और कुछ नहीं होगी, क्या होगी, 2। अब इन्होंने कहा है कि भैया ये 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तो 11 के डिविजिबिलिटी के लिए हम इनका डिफरेंस लेते हैं। देखो 5 माइनस एक्स, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ गया, और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ गया। इनका जो सम है वो 11 से डिवाइड होना। तो आप देखेंगे 5 और 2 7 और 1 8, तो x की वैल्यू पक्का 8 होनी चाहिए। अगर ये 8 होगा तो 8 में से 8 जाएगा 0, और 0 में 11 का भाग चला जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू 8 आ चुकी है, 8 पंजो 40, और y की वैल्यू 2 आ चुकी है, 8 दूनी, घटाएंगे आंसर 24। ऑप्शन नंबर ए हमारे का आंसर, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 5 मेंबर्स के एक फैमिली की 9 साल पहले एवरेज एज 33 थी। भैया 9 साल पहले थी तो आज तो 9 साल ज्यादा हो गई, इसका मतलब 42 हो गई। और अगर 5 लोगों का औसत अभी 42 है, 5 लोगों का एवरेज अगर 42 है तो टोटल उम्र कितनी होगी, 200। आगे बात करते हैं। अब 3 नए मेंबर जुड़ जाते हैं जिनकी आयु में 8 साल के लगातार का डिफरेंस है। यदि परिवार की वर्तमान औसत आयु उतनी ही है जितनी 9 साल पहले थी। अब बताओ 3 मेंबर जुड़ गए तो 5 और 3 कितने मेंबर हो गए, 8 मेंबर। और वो कह रहे हैं कि उनकी एवरेज एज अभी उतनी है जितनी 9 साल पहले थी। 9 साल पहले कितनी थी, 33। तो वो कहना चाह रहा है कि 8 लोगों की अभी औसत आयु 33 ही है। तो टोटल अगर आप देखेंगे 2 6, आप मुझे बताओ क्या ये जो डिफरेंस है 54 ईयर्स का, ये उन 3 नए मेंबर के जुड़ने की वजह है? इन्होंने बोला है तो सबसे बड़े मेंबर की आयु क्या है। सबसे बड़ा मेंबर मैं अगर x का मान लूं तो इससे छोटा वाला मेंबर x माइनस से छोटा वाला x 10 साल का होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि उनकी एज में 8-8 साल का डिफरेंस है, और इन तीनों की मिलाकर के जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए, 50। आप देखेंगे ये 16 इधर जाएगा जुड़ करके हो जाएगा 70, और 8 और जुड़ेगा 78,
3x की वैल्यू हमारे पास 78 आ चुकी है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 26। सबसे बड़े वाले को हमने x का माना हुआ है, तो 26 द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, देखो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो तो पिछले एसटी में भी हम लोगों ने किया था। जब भी दो एंगल का सम 90 होता है, इसके ऊपर बहुत सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों एंगल का सम 90 है। माइनस थीटा और प्लस थीटा कट गया और ये दोनों मिला के 90 हो गया। तो जब भी दो एंगल का सम 90 होता है तो कोसेक वाला फंक्शन सेक में बदल जाता है। मतलब मैं इस फंक्शन में और इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीजें सेम है, कोसेक और सेक, और दोनों का सम 90। तो ये टर्म प्लस में है और ये टर्म माइनस में कट गया। सेम कहानी, इन दोनों एंगल का सम भी 90 है। आप देखेंगे माइनस थीटा और प्लस थीटा कट गया और 67 प्लस 23 90 हो गया। तो जब ऐसा होता है तो कोट tan में बदल जाता है। तो ये tan में और ये भी tan में, और ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में है ये प्लस में, ये भी कट गया। तो ऊपर की तरफ अगर जीरो आ गया तो नीचे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आंसर हमारा। जिनको बात समझ नहीं आ रही है मैं बता दूं, साइन 10 डिग्री अगर, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं? cos 8। अगर दो एंगल का सम 90 होता है तो साइन कॉस में आपस में टेन कोट आपस में और कोसेक आपस में बदल जाते हैं। ओ सेंटर वाले एक सर्कल में पी आर और क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर टी बिंदु पर मिलते हैं। ये एक सर्कल है हमारे पास, इसमें इन्होंने कहा है कि पी आर और क्यू एस, पी आर और क्यू एस, इनको आगे बढ़ाने पर बिंदु टी पर मिलती। पी क्यू सर्कल का डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर है तो सेंटर से गुजर रहा है, आप सेंटर मान के चलें इसे। आर ओ एस, एंगल आर ओ एस ये हमें दिया है 40, और पी टी क्यू, पी टी क्यू ये वाला एंगल हमसे, मुझे लग रहा है कि ऐसा सवाल हमने आज ही किया है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। आपको पता होगा मैंने इसको मिलाया था इससे, और मैंने कहा था कि अगर ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, तो डायमीटर को जब भी हम परिधि पर मिलाते हैं तो ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। ये 90, तो ये भी कितना है? अब आप मुझे बताओ, क्या इस वाली आर्क से, इस वाली चाप से सेंटर पर 42 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो सेम आर्क से सरकमफेरेंस पर परिधि पर एंगल आधा बनेगा 21। और इस ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 है, एक 21 है, तो ये वाला एंगल 69 डिग्री हमारे 60, तीनों का सम 180 होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं आगे। हेमंत सिंह ने इतने रुपए को 10% सीआई पर इतने साल के लिए निवेश किया, मिश्र धन ज्ञात करो। आप बताओ, पहले साल 10% इंटरेस्ट मिलेगा 2000, अगले साल ये 2000 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इस 2000 का भी 10% और इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 2200 रुपए यहां मिला है दूसरे साल, तो तीसरे साल 2200 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2200 का भी 10% कितना होता है? 200। लेकिन ये तो तब मिलता जब तीसरा साल पूरा होता, पूरा है ही नहीं, कितना है? 2/5 साल है, तो भैया आप इसका 2/, आप देखेंगे पहले साल उसको मिला है 2000, या अलग अलग क्या लिखना है, ये 2000 और 2200, 2200 और 2000 को जोड़ेंगे 4200, 4200 तो 2 सालों में मिले। और ये कितना हुआ? ये है 2420, टू, मैं यहां लिखता हूं 2420, और इसका 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 484, और इसको गुना करेंगे 96, तो हमारे पास आ गया 5168 रुपए उसका इंटरेस्ट है। अमाउंट पूछा है तो 20,000 और जुड़ जाएगा, 25168 हमारा आ जाएगा। ठीक है, आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट आता है समझ गए होंगे, पहले साल जितना मिलता है दूसरे साल वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कभी भी दूसरे साल 2200 मिला तो तीसरे साल 2200 तो मिलेगा ही मिलेगा, कभी 10%। लेकिन क्योंकि साल ही पूरा नहीं है, 2/5 है, 2/5 कर देंगे। एक खेत का आयाम इतना है, एक टैंक इतने बाई इतने बाई इतने का खेत के बीच में खोदा गया और हटाई गई मिट्टी को समान रूप से खेत के शेष भाग में फैला दिया।
खेत के शेष भाग के स्तर में कितनी वृद्धि हुई? ऑप्शन अगर आप देखेंगे सेंटीमीटर है, जबकि ये सारी चीजें मीटर में है। थोड़ा सा नजर ऑप्शन पे जरूर डाल दी। देखो दोस्तों, हाँ देखो दोस्तों, एक तो इस बात का ध्यान रखना, कभी भी अगर वो कोई कमरा या कुछ भी किसी भी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को मेंशन ना करे और केवल ये सीक्वेंस में लिख दे, तो आप समझना कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी ऊंचाई। ये खेत है, पहले डायग्राम को समझ। इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है 119 और 18। अब वो कह रहा है कि इसमें से हमने एक गड्ढा खोदा और उसकी लंबाई है 17, चौड़ाई है 6, ये 17 है, और गहराई जो है वो कितनी है? 3 है अंदर की तरफ। अब जो इससे मिट्टी निकलेगी, क्या वो मिट्टी हम पूरे में फैलाएंगे? नहीं, इस गड्ढे में थोड़ा ना फैलाएंगे। इसका मतलब जो मिट्टी फैलाई गई है वो किस एरिया में फैलाई गई है? तो आप कहेंगे सर इस पूरे में से इस गड्ढे के एरिया को हटा दो तो बाकी के एरिया में। तो आप बताओ, पूरे खेत का एरिया हो गया 119 गुना 18, इसमें से मुझे माइनस करना है किसको? 17 गुना 6 को। इसको मुझे माइनस कर, तब जाकर के मेरे पास किसका एरिया आएगा? जिस एरिया में फैलाई गई है। अच्छा, ये एरिया आ गया, इस एरिया में कितनी फैलाई गई है? तो इसकी हाइट को मैंने मानी, ये तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया, जिस एरिया में मुझे मिट्टी फैलानी है। मान लो मैं बोलूं कि मेरे को मिट्टी इस एरिया में फैलानी है। अब ये एरिया तो मेरे पास ये वाला आ गया, इसमें कितनी ऊंचाई तक फैलाई? उस ऊंचाई को मैंने मान लिया h गुना h। तो क्या ये पूरी मिट्टी का वॉल्यूम आ गया क्या हमारे पास? और आप बताओ, जो ये मिट्टी का वॉल्यूम है, जो ये मिट्टी आई है, वो आई कहां से? इस गड्ढे से। तो ये किसके बराबर होगा? इस गड्ढे के वॉल्यूम के। और गड्ढे का वॉल्यूम क्या होगा? लंबाई गुना 17 गुना 6 गुना 17 गुना 6 गुना 3। मेरे ख्याल में स्क्रीन में से चला गया, तो मैं इसको इधर कर सकता हूँ क्या थोड़ा सा? ओ हो गया, हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, इसको बराबर कर देते हैं। 17 गुना 6। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्टली करना है। आप यहां पर एक चीज देखेंगे, 17 17 हर जगह है। देखो 17 17 गुना ये 7 होता है 119, और 17 यहां पर भी है, 17 से ये कट गया 7 बार, और 17 से ये 17 काट दिया। आप देखेंगे 6 यहां पर भी है, 6 यहां पर भी है, और 6 से ये कट गया 3 बार। तो 7 या 21 में से एक गया तो 20 आएगा। 20 कहां चला जाएगा? नीचे। तो हमारे पास h की वैल्यू आ गई है 3/20 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 से 5 बार, 5 या 15। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा स्मार्टली करना है। कई स्टूडेंट पहले गुणा भाग करते हैं, फिर बोलते हैं सर पेपर बहुत लेंथी आया था। अरे लेंथी था नहीं, हमने कर दिया। हम बिना बात की कैलकुलेशन करते गए जो नहीं करनी है। चलो बढ़ते हैं आगे। राकेश द्वारा एक टेबल पर ये 5 और 15% की दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। टेबल का मार्क प्राइस 2000 है, तो डिस्काउंट कितने का है बताओ। देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप सीधा डिस्काउंट निकालने, भाई 2000 है, 5% देंगे, इसका 5% होता है 100 रुपए। अब बचा 1900 रुपए। इस 1900 पे हमें कितना डिस्काउंट देना है? 15%। तो भैया इसका 1% अगर 19 है, तो 15% 15 गुना 19 कर देंगे, तो 300 में से 15 285। तो एक डिस्काउंट हमने 100 का दिया, एक 285 का, आंसर आ गया 385। पहला तरीका। दूसरा तरीका, सक्सेसिव डिस्काउंट को आप कैसे निकालते हैं? a प्लस बी माइनस ए गुना बी बटा 100। तो आप देखेंगे ये हो गया 20 माइनस 0.75। 20 माइनस 15 5 75 में 100 का भाग देंगे। इसका मतलब 20% से 0.75% कम है। तो मुझे बताओ, क्या इसका 20% 400 हो गया क्या? 200 का डबल 400। 400 से मुझे 0.75% कम करना है। 0.75% कितना होगा? 7.5 का डबल 15। तो 15 कम करेंगे 400 में से, तो 385 ऐसा भी आ जाएगा। भाई 20% की वैल्यू तो हो गई 400, और 0.75% मतलब 1% का भी 3/4। 1% था 20, 20 का 3/4 होता है 15। तो आप ऐसे करेंगे तब भी आपका आंसर। चॉइस इज योर्स, कैसे भी कर सकते। 100 और 95 मीटर लंबी दो ट्रेनें जब एक ही दिशा में चलती हैं तो 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में चलने पर 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं।
तो उन दोनों की स्पीड कितनी है, और ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन दिए हैं किलोमीटर पर आवर, जबकि लंबाई और टाइम दिया है मीटर और सेकंड में। तो थोड़ा सा ऑप्शन पे जरूर नजर रखा करो। देखो दोस्तों, जब एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड माइनस होती है, मतलब एक की स्पीड में x और दूसरे की y बोलूं तो ये स्पीड आएगी x माइनस वाई, और जब अपोजिट में चलेंगी तो वो स्पीड आएगी x प्लस। ये बात तो सबको पता। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रही हैं, चाहे किसी भी दिशा में पार करें, तो हमेशा जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस उन्हें जो ट्रेवल करनी पड़ती है वो दोनों की लंबाई के सम के बराबर करना पड़ता है। तो इनकी सम है 195, तो इसको भी 195 मीटर चलना है और इसको भी 195 मीटर। लेकिन यहां 195 मीटर में सेम डायरेक्शन में लगे थे 27 सेकेंड, और यहां जो टाइम लगा है वो लगा है, कितना लगा है, 9 सेकेंड। भैया मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ये स्पीड हम निकाल रहे हैं, और स्पीड की जगह यहां रिलेटिव स्पीड क्यों आना है, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें चल रही है सेम डायरेक्शन में, स्पीड माइनस होती है, अपोजिट में प्लस होती है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमने दो बार स्पीड निकाली है। ये मीटर पर सेकंड में है, किलोमीटर पर आवर के लिए मैं पहले ही 18/5 से, ताकि ये किलोमीटर पर आवर में आ जाए। अब खेल खत्म करेंगे, 5 से कटेगा 39 बार, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, और 3 से 13 बार, 13 दूना 26, 9 से 2 बार, 5 से 39 बार, डबल करेंगे 70। तो अगर आपके पास x प्लस वाई का और x माइनस वाई का, x और y दोनों की स्पीड है, वैल्यू है, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो y y कट जाएगा, तो ये आ गया 104। 2x बराबर 104, तो x की वैल्यू आ गई 52। 52 कितने ऑप्शन में है, एक ही ऑप्शन में है, दूसरे निकालने की जरूरत नहीं है, निकालना चाहे निकाल सकते हैं। दोनों का सम अगर 78 है पर एक अगर 52 है, तो y की वैल्यू कितनी बचेगी, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोई लंबा चौड़ा सवाल था नहीं। 600 एम्प्लॉइज वाली कंपनी में मेल एम्प्लॉइज की एवरेज एज 42 है और फीमेल का 41 है, और सभी का 41 एंड 9 मंथ है। तो महिलाओं की संख्या बताओ। एलिगेशन का आसान सा सवाल, मेल का 42 है, फीमेल का 41 है, और दोनों का मिला के 41 एंड 9 मंथ। 9 मंथ को हम 3/4 साल बोल सकते हैं, क्योंकि 12 का भाग देंगे आप साल में बदल। आप यहां सिंपली एलिगेशन लगा दें, तो आप यहां देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 1/4, और इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है 3/4। तो ये हमें मेल और फीमेल का रेशियो मिल गया, 4 से 4 कट गया, 3 मेल 1 फीमेल। इसका मतलब हर 4 में से एक फीमेल होंगी, 1/4 महिला है। तो 600 का 1/4 करेंगे 150, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। 600 को 3:1 में ब्रेक कर लेना, तो ये 450 और ये 150 आ जाएगा, 450 है। चलो बढ़ते आगे। यदि इसका यूनिट डिजिट ये है तो n का मान क्या, वो बोल रहा है कि n कोई एक डिजिट है, और जो भी डिजिट ये है मल्टीप्लाई करने पर इसका इकाई-अंक इससे 2 ज्यादा आएगा। आप मुझे बताओ 6×3 = 18, इसका इकाई-अंक तो 8 आ गया। इस 8 को आपको गुणा करना है किससे, n से, और ऐसा करने पर 2 ज्यादा आना चाहिए, n+2 आना चाहिए। चेक करो, अगर मैं 1 रखता हूं तो 8 एकम 8, ज्यादा नहीं हो रहा। 8 रखता हूं यहां, 8 8 64, 4 आ गया, ये तो कम हो गया। अगर मैं 8 को 8 से गुना करूंगा तो 8 8 64, 4, ये तो उल्टा कम हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है। फिर मैं 3 रखता हूं, 8 3 24, 4, ये भी गलत है क्योंकि एक ही बढ़ा। अगर 6 रखता हूं, 8 गुना 6, 8 6 48, बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं 2 बढ़ गया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ गया। वो कहना चाह रहा है कि जो भी ये डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू उससे 2 ज्यादा आनी चाहिए, इकाई का अंक। 6 हो गया। तो चलो डीआई के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, देखते हैं, और क्लास का टाइम भी मेरा हो गया है। कारखाने में 7,000 से कम साप्ताहिक वेतन वाले श्रमिकों की संख्या, देखो यहां पर लिखा हुआ है वीकली, इसको पढ़ने में टाइम खराब मत किया करो। ऊपर जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो हमारे काम की नहीं है। अगर कुछ नहीं समझ आएगा फिर हम ऊपर का देखेंगे, अगर कोई डेटा होता तो मैं उसे पढ़। वो कह रहा है कि 7,000 से कम वेतन वाले श्रमिकों की संख्या, ये लिखा हुआ है वीकली अर्निंग, 7,000 से कम वाले ये हो गए इधर वाले,
उन श्रमिकों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिनका वेतन 7,000 या उससे अधिक है लेकिन 8500 से कम है। 7,000 से अधिक लेकिन 8500 से कम। ये मेरे ख्याल में मेरे को ही विजिबल नहीं हो रहा, तो आप लोगों को क्या विजिबल हो रहा होगा, मेरे को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। देखो ये 90, 80 और 70, ये आ गया 240, जो 7,000 से ज्यादा और 8500 से कम है। और उन्होंने बोला 7,000 से कम वाले, आप ये देखेंगे 105 और ये 95, 200 तो ये हो गए, और 85 और 60, 145 ये हो गए, 345। अगर मेरे को ये नंबर सही दिखाई दे रहे हैं, वो पूछ रहा है कि ये संख्या इससे कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप मुझे बताओ, क्या ये संख्या इससे 105 अधिक हो गई? कितने से? 240 से गुना, बस यही वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0, 3 से 35 बार, 3 से 8 बार, 2 से, या 350 में सीधा ही भाग दे लो। अब क्या करना है, 350 डिवाइडेड बाई 8, 8 चौका 32, 3 बचेगा 30, 8 चौका 32, 3 बचेगा 30, 8 तिया 24, 43। 43 में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे, ये क्या हो गया, ये क्या समस्या कुछ यार, एक बार चेक करना, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 43.75, क्योंकि मुझे केवल ये देखना था कि 8 या 24, वो 8 चौका 32, 3 बचा, 30 में 4 बार तो जाएगा नहीं, 43 में एक ही ऑप्शन है, तो हम आगे की कैलकुलेशन। अगला सवाल, फैक्ट्री में श्रमिकों की कुल संख्या के कितने % श्रमिक ऐसे हैं जिनका साप्ताहिक वेतन 6500 या उससे अधिक है लेकिन 8500 से कम है? 6500 या उससे अधिक, 6500 और 8500, 8500 ये वाले, अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो ये आ गया 240, 345, 345 आ गया। वो बोल रहा है कि कुल श्रमिकों का, अब देखो कुल श्रमिकों के लिए हमने अभी अभी यहां तक की कैलकुलेशन कर रखी थी, ये 345 थे, ये 240 थे, और ये दोनों मिलाकर के हो रहे हैं 60 है, शायद 50 है, 50 है कि 60 है यार, दिख ही नहीं रहा मुझे, क्या है ये, 60 होगा मेरे ख्याल में। 60 और 65, 125 और आ गया। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो आप यहां पर देखेंगे 5 को अगर मैं इधर भेजता हूं तो 350, 350 और 10 मैंने इधर भेजा 250, तो 600 तो ये हो गए, 600, 710, 710 हमारे पास टोटल आ रहे हैं, अगर मेरे को ये नंबर सही दिख रहे हैं तो 345, 710 का कितना % है वो हमसे ये जानना चाह रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है शायद, अगर मेरा नंबर सही है तो। कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत, कुल संख्या अगर हम यहां पर निकालें तो कुल संख्या मैंने कैसे निकाली है भाई, यहां से यहां तक का टोटल 345 था, ये 245 और ये 125, 5 और 5 10, 0, एक कैरी की हमने, 10 और 11, 4 5 6 7, 710 बिल्कुल सही है। तो 710 का कितना % है ये हमें निकालना था, गुना 100, 0 से 0 कटेगा, 71 हमको चेक करना है, 7 पंजू 35। देखो अगर इसका मैं 50% करता हूं, आप ऐसे समझिए, अगर इसका मैं 50% करता हूं तो 350 और 5 355 आता, 50% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है डी। इतना भी दिमाग नहीं लगाना, पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। अगर आप देखेंगे केवल इसको कि 300, 710 का आधा होता है 355, ये 355 से 10 कम है, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो 49.3 आएगा, 49.3, 1% 7 हो गया ना, हाँ ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन के बजाय हम केवल और केवल, हमें 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर चुनना था, वो हमने चुना। ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका वेतन 5500 या उससे अधिक है लेकिन 7500 से कम है? 5500 से अधिक, 7500 से कम संख्या पूछी, ये नंबर ही विजिबल नहीं है, ये वाले तो फिर भी दिख रहे हैं। देखो ये इधर जाएगा तो 200 और ये इधर जाएगा तो 175,
175 और 200 कितना हो गया? 375, ऑप्शन नंबर ए। ये तो आसान सवाल है। तो आज की वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सब लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। डेटा ये वाला विजिबल था, पिछले वाले 2 विजिबल नहीं थे, तो जो डेटा मुझे दिखा उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। आप अपनी एसटी में देख लीजिएगा, जिन्होंने टेस्ट दिया है, जिन्होंने नहीं दिया मेरे ख्याल में वही डेटा होगा, कुछ 10-5 का फर्क होगा, 5 की जगह 6 ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी